नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता गहलोत, सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, अपने पूर्व के व्याख्यान में हमने जयशंकर प्रसाद की कामायनी के लज्जा सर्ग की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्यांश पढ़े थे। इसी क्रम में आज हम कुछ और महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। तुम कौन हृदय की परवस्ता, सारी स्वतंत्रता छीन रही, स्वच्छंद सुमन जो खिले रहे, जीवन वन से हो बीन रही। प्रसंग पूर्ववत ही चल रहा है, जिसमें श्रद्धा अपने हृदय में उत्पन्न लज्जा मनोभाव के कारण कुछ समझ नहीं पाती है और स्वयं ही यह विचार करती है कि आखिर यह परिवर्तन क्यों रहा है। इसी क्रम में श्रद्धा कहती है, तुम कौन, कि तुम कौन हो। हृदय की परवस्ता अर्थात तुम हृदय को पराधीन करने वाली, हृदय को अपने वश में करने वाली विवशता हो। इतना ही नहीं, तुम मेरी सारी आज़ादी को छीन रही हो, समाप्त कर रही हो। स्वच्छंद सुमन जो खिले रहे, जिस तरह से वन में स्वच्छंदता के साथ फूल खिले रहते हैं, उन फूलों को कोई एक एक करके चुन लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी मेरे जीवन में उत्पन्न होने वाली स्वतंत्रता रूपी फूलों को एक एक करके मेरे इस जीवन रूपी वन में खिलने वाले स्वतंत्रता रूपी फूलों को एक एक करके बीनती चली जा रही हो, अर्थात एक एक करके उन्हें नष्ट करती जा रही हो। विशेष में देखिए, स्वच्छंद सुमन में रूपकातिशोक्ति अलंकार है, जीवन वन में रूपक है और दोनों पंक्तियों में परम्परित रूपक अलंकार है। बीन रही पद में लक्षण लक्षणा है, क्योंकि बीनने का अर्थ केवल चुनना ही नहीं अपितु समाप्त करना भी है। यहाँ पर बीनने से अभिप्राय समाप्त करना सही है कि तुम मेरे जीवन में जो स्वतंत्रता है उसको धीरे धीरे समाप्त कर रही हो। दूसरा बिंदु है, यहाँ वन में विकसित फूलों के चित्रण द्वारा जीवन की स्वतंत्र भावनाओं का भावबिंब अंकित किया गया है। साथ ही सुमन शब्द को स्वतंत्र भावनाओं के प्रतीक के रूप में अपनाने के कारण यहाँ शैली विज्ञान की दृष्टि से प्रतीक विचलन का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, संध्या की लाली में हंसती, उसका ही आश्रय लेती सी, छाया प्रतिमा गुनगुना उठी, श्रद्धा का उत्तर देती सी। जब श्रद्धा एकांत स्थान में बैठी हुई इस तरह से अपने हृदय की परवस्ता, संकोच और अंगों के शैथिल्य के बारे में सोच विचार कर रही थी, तभी उसे संध्या की लालिमा के अंदर अपनी ही भावनाओं की एक प्रतिमूर्ति हंसती हुई सी दिखाई दी और उसका ही आश्रय लेती थी। आश्रय मतलब सहारा, जिसकी हंसी संध्या की लालिमा के सहारे प्रकट हो रही थी और जो कुछ गुनगुनाती हुई श्रद्धा के प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। विशेष में देखिए, छाया प्रतिमा के द्वारा कवि ने इस बात की ओर संकेत किया है कि जब मनुष्य भावनाओं में डूबा रहता है, तब उसकी भावनाओं में जिस मूर्ति की कल्पना की जाती है, वैसी ही मूर्ति कभी कभी आँखों के सामने साक्षात रूप में भी दिखाई देने लगती है। वैसे ही कवि ने यहाँ श्रद्धा के हृदय में उत्पन्न लज्जा मनोभाव का मूर्तिकरण किया है
और इसी लज्जा के बारे में श्रद्धा बैठे बैठे विचार कर रही थी और तब वही लज्जा एक भावों की छाया मूर्ति बनकर उसके समक्ष प्रस्तुत हुई और उसके भीतर उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। इस प्रकार से यह वर्णन पूर्णतया मनोवैज्ञानिक है और यहाँ पर एक काल्पनिक भाव बिंब प्रस्तुत करके कवि ने लज्जा का सांकेतिक वर्णन किया है। अगला देखिए, इतना न चमत्कृत हो बाले अपने मन का उपकार करो, मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। यहाँ पर प्रसंग बदल गया है। अब तक प्रसंग था कि श्रद्धा अपने मन में या अपने हृदय में उत्पन्न लज्जा मनोभाव के कारण स्वयं अपने से अनेक प्रश्न करती है और वह सभी प्रश्न लज्जा को संबोधित है, परंतु यहाँ पर लज्जा रूपी छाया मूर्ति उसके समक्ष प्रकट होकर के उसके प्रश्नों का उत्तर देती हुई कहती है, इतना न चमत्कृत हो बाले। लज्जा श्रद्धा से कहने लगी कि हे बालिका, तुम इतनी अधिक चकित क्यों हो। चमत्कृत मतलब आश्चर्यचकित या चकित क्यों हो रही हो। अपने मन का उपकार करो, तुम्हारे हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए हैं उससे तुम घबराओ नहीं, बल्कि अपने मन का कुछ भला करो। क्योंकि मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो। क्योंकि मैं कुछ भी और नहीं हूँ, बल्कि नवयुवतियों के जीवन की एक ऐसी पकड़ हूँ जो प्रेम बाग पर निर्बाध बढ़ती हुई युवतियों को रोकने का कार्य करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि जिस मार्ग तुम निरंतर दौड़ती चले जा रही हो उसके लिए तनिक ठहरो और ठंडे दिमाग से सोच विचार करो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े या इस प्रेम मार्ग पर तुम्हें धोखा खाने को मिले। विशेष में देखिए, यहाँ पर कवि ने लज्जा को एक पकड़ कह करके यह संकेत किया है कि प्रत्येक नवयुवती के हृदय में किसी भी प्रेम व्यापार में फंसने से पहले झिझक होती है जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है और यह संकेत करती है कि अच्छी तरह सोच समझ कर ही किसी को अपना हृदय दो। कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें धोखा दे और इसके लिए तुम्हें बाद में पछताना पड़े या तुम्हें वो जीवन रूपी नौका में बीच मझधार में ही छोड़कर चलता बने और फिर तुम्हें उस प्रेम का आजीवन दुख झेलना पड़े। यहाँ कवि का यह सूक्ष्म निरीक्षण देखते ही बनता है और लज्जा को एक पकड़ कहने के कारण इसमें रूपक अलंकार भी है। साथ ही लज्जा मनोभाव का मानवीकरण और श्रद्धा किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार भी है। अगला देखिए, अंबर चुंबी हिम श्रृंगों से कलरव कोलाहल साथ लिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। लज्जा यहाँ नवयुवतियों के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहती है कि मैं नवयुवतियों के उस सौंदर्य की देखभाल करती हूँ। पहले इसके कुछ कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अंबर चुंबी मतलब आकाश को छूने वाली अत्यंत ऊंची, हिम श्रृंग यानी बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ, कलरव कोलाहल करते झरने की कलकल की ध्वनि, विद्युत की प्राणमयी धारा करते बिजली की धारा के समान तीव्र धारा और उन्माद करते मस्ती। अब देखिए इसका अर्थ। लज्जा कहती है कि मैं नवयुवतियों के उस सौंदर्य की देखभाल करती हूँ, विद्युत की, नीचे सर देखिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए, जो नवयुवतियों के अंगों में मस्ती के साथ एक बिजली के समान एक अत्यंत तीव्र धारा के रूप में प्रवाहित होती है और
अंबर चुंबी हिमशृंगों से कलरव कोलाहल साथ लिए, और उसका स्वरूप उस पहाड़ी झरने के समान होता है जो आकाश को छूने वाली ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों से निकलकर कलरव कोलाहल मतलब तीव्र कलकल ध्वनि द्वारा बड़ा कोलाहल मचाता हुआ बिजली की धारा के समान अत्यंत तेज धारा में प्रवाहित होता है, और ऊंचे नीचे पहाड़ों पर गिरने के कारण जिसके प्रवाह में एक अद्भुत मस्ती भी दिखाई देती है। यहाँ पर विशेष में कवि ने मस्ती से भरकर तीव्र गति से प्रवाहित होने वाले युवतियों के सौंदर्य की तुलना एक पहाड़ी झरने से करके उस सौंदर्य का एक सजीव बिंब प्रस्तुत किया है। दोनों में एक अद्भुत समानता भी है, क्योंकि जैसे झरना पहाड़ों की सफ़ेद रंग की बर्फीली चोटियों से फूटता है, वैसे ही सौंदर्य भी युवतियों के शुभ्र अंगों से, उनके उज्ज्वल अंगों से फूट निकलता है। जिस प्रकार से झरने में तीव्र कोलाहल भरा रहता है, वैसे ही युवतियों के सौंदर्य में भी आशा और आकांक्षाओं का तीव्र कोलाहल भरा रहता है। जैसे झरने में तीव्र गति रहती है, वैसे ही सौंदर्य में भी बिजली की धारा के समान ही तीव्रता होती है। जिस तरह झरना ऊपर नीचे गिरता हुआ मस्ती के साथ आगे बहता है, वैसे ही सौंदर्य भी एक अजीब मस्ती से भरकर प्रवाहित होता है। अतः यह सादृश्य योजना जिसमें कवि ने युवती के सौंदर्य की तुलना एक पहाड़ी झरने से की है, वो अत्यंत ही स्वाभाविक एवं मनोहारी है। संपूर्ण पद में सांग रूपक अलंकार है। अगला देखिए, मंगल कुमकुम की श्री जिसमें निकरी हो उषा की लाली, भोला सुहाग इठलाता हो ऐसी हो जिसमें हरियाली। प्रसंग वही है, नवयुवतियों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इससे पहले कुछ कठिन शब्द देखिए। मंगल कुमकुम का अर्थ है मांगलिक अवसरों पर काम में आने वाली श्री यानी रोली अथवा केसर जो लाल रंग की होती है। निखरी हो मतलब झलक रही हो। भोला सुहाग मतलब सरल सौभाग्य। लक्षणा से इसका अर्थ है अत्यंत भोली सौभाग्य कांक्षणी नवयुवतियाँ। और हरियाली से अभिप्राय है प्रसन्नता या प्रफुल्लता। लज्जा कहती है कि मैं नवयुवतियों के उस सौंदर्य की देखभाल करती हूँ, मंगल कुमकुम की श्री जिसमें जो उनके मस्तक पर मांगलिक रोली कुमकुम या केसर के बिंदु के रूप में अद्भुत सौंदर्य के साथ विराजमान रहता है। निखरी हो उषा की लाली, और जिसके कारण उनके मुख पर उषा की लालिमा सी निखरी यानी झलकती हुई दिखाई देती है। इतना ही नहीं, जो सौंदर्य ऐसी हो जिसमें हरियाली, जो सौंदर्य उनके मुख पर हरियाली यानी प्रसन्नता के रूप में झलकता है, और उस प्रसन्नता के कारण वे भोली भाली स्त्रियां या कुमारियां अपने सौभाग्य पर इठलाती हुई सी जान पड़ती है। विशेष में देखिए, यहाँ पर कवि ने सौंदर्य की झलक का चित्रण करने के लिए उसे युवतियों के मंगल कुमकुम में और उनके मुख की प्रफुल्लता में विद्यमान कहा है। इन दोनों के चित्रण द्वारा कवि ने एक नवयुवती के मुख पर झलकने वाले मादक और मोहक सौंदर्य का बिंब उषा की लाली के वर्णन द्वारा अंकित किया है। दूसरा, भोला सुहाग इठलाता हो। भोले सुहाग के इठलाने से कवि का तात्पर्य है कि जैसे हरे भरे खेत मस्ती के साथ इठलाते हुए से दिखाई देते हैं, वैसे ही सौंदर्य के कारण एक सीधी सादी और भोली भाली सौभाग्य कांक्षणी कुमारी भी मस्ती के साथ इठलाती हुई सी दिखाई देती है। अतः यहाँ पर जो इठलाने का बिंब है वह अत्यंत ही मार्मिक बन पड़ा है। उषा की लाली के निखरने में उत्प्रेक्षा अलंकार है।
भोला सुहाग में विशेषण प्रिय अलंकार है और हरियाली में लक्षण लक्षणा होने के कारण रूपकातिशोक्ति अलंकार है, जिसका अभिप्राय है प्रसन्नता या प्रफुल्लता। अगला देखिए, हो नयनों का कल्याण बना, आनंद सुमन सा विकसा हो, वासंती के वन वैभव में जिसका पंचम स्वर पिकसा हो। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। प्रसंग पूर्ववर्ती है। नयनों का कल्याण से अभिप्राय है नेत्रों के देखने की अभिलाषा पूर्ण करने वाला। सुमन पुष्प आप जानते ही हैं। वासंती यानी वसंत ऋतु। वन वैभव से अभिप्राय पुष्पों के खिलने से वन में छाई हुई शोभा। और पंचम स्वर संगीत के सप्तक का पांचवा स्वर जो कहा जाता है कि कोयल की कूक के समान माना जाता है, तो यहाँ पंचम स्वर से अभिप्राय कोयल की कूक से है और पिक यानी कोयल। तो लज्जा कहती है कि हे बाले, मैं नवयुवतियों के उस सौंदर्य की रक्षा करती हूँ, आनंद सुमन सा विकसा हो, जो उनके अंगों में फूलों के समान विकसित होकर हो नयनों का कल्याण बना, देखने वालों के नेत्रों को आनंदित करके उनकी देखने की अभिलाषा को पूर्ण करता है। और वासंती के वन वैभव में और जो उन पूर्ण रूप से विकसित अंग वाली नवयुवतियों की मधुर वाणी के रूप में प्रकट होता है। ऐसा लगता है जैसे कि वसंत ऋतु के समय चारों ओर विकसित फूलों से भरे हुए वन प्रदेश में कोयल की मधुर मधुर कूक सुनाई पड़ती हो। पंचम स्वर पिक्सा यानी कोयल की मधुर स्वर समान सुनाई पड़ता हो। विशेष में देखिए, यहाँ कवि ने नवयुवतियों के सौंदर्य को विकसित अंगों की छवि के रूप में प्रकट होकर दर्शकों के नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाला और युवतियों की मधुर वाणी के रूप में प्रकट होकर कानों को तृप्त करने वाला कहा है। अर्थात यहाँ कवि का अभिप्राय अंग सौंदर्य और वाणी सौंदर्य के चित्रण से है। कवि ने फूलों के द्वारा अंगों के विकास का बिंब और पिक के द्वारा मधुर वाणी का बिंब प्रस्तुत किया है। ये दोनों ही उपमान सादृश्य योजना के लिए अत्यंत ही उपयुक्त हैं और दोनों के कारण अंगों के विकास एवं वाणी के मिठास का सुंदर चित्रण हुआ है। अतः ये दोनों ही उपमाएं अत्यंत सजीव और चित्ताकर्षक है। अगला देखिए, जो गूंज उठे फिर नस नस में मूर्छना समान मचलता सा, आँखों के सांचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा। मूर्छना सभी प्राय संगीत में सातों स्वरों के आरोह अवरोह को मूर्छना कहते हैं। आँखों के सांचे में आकर मतलब आँखों में समाकर। रमणीय रूप बन ढलता सा के प्राय सुंदर सांचे में ढली हुई किसी रमणीय मूर्ति के समान अत्यंत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। प्रसंग पूर्ववती है। लज्जा कहती है, हे बालिके, मैं नवयुवतियों के उस सौंदर्य की रक्षा करती हूँ, उसकी देखभाल करती हूँ, मूर्छना समान मचलता सा, जो संगीत की मूर्छना के समान नवयुवतियों की मधुर वाणी का रूप धारण कर सुनने वाले की नस नस में गूंजने लगता है और अपनी मस्ती के कारण वह सुनने वाले को उन्मत्त बना देता है तथा जो नवयुवतियों के सुकुमार और सुडोल अंगों के रूप में प्रकट होता है और देखने वालों की आंखों में ऐसे समा जाता है जैसे कि उन्हें वह युवती सुंदर सांचे में ढली हुई किसी रमणीय मूर्ति के समान ही वह अद्भुत रमणीय प्रतीत होती है। यहाँ पर कवि ने युवतियों की वाणी और सुडोल अंगों के सौंदर्य का बिंब अंकित किया है। वाणी के लिए क्रमशः उन्होंने मूर्छना और सुडोल अंगों के लिए रमणीय रूप बन ढलना सा की उपमा दी है। दोनों ही उपमाएं अत्यंत
उपयुक्त है और दोनों के द्वारा कवि को भाव निरूपण में पर्याप्त सफलता भी मिली है। अगला देखिए, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कोंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। पुनः लज्जा कहती है कि अरे बाले, मैं रमणियों के उस सौंदर्य की रक्षा करती हूँ। पहले इसका शाब्दिक कर देखिए, नैनों की नीलम की घाटी मतलब नेत्र रूपी नीलम पर्वत की घाटी। रस घन यानी श्रृंगार रस रूपी जल से भरे हुए बादल। कोंद यानी बिजली की चमक। अंतर हृदय। शीतलता ठंडक पाती का अर्थ है अत्यंत शीतल होती या तृप्त होती है। अब देखिए इसका अर्थ कि मैं रमणियों के उस सौंदर्य की रक्षा करती हूँ जो नवयुवतियों की आंखों में रस घन से छा जाती हो, जो नवयुवतियों की आंखों में श्रृंगार रस का रूप धारण करके इस तरह छा जाती है जिस तरह नीलम पर्वत की घाटी में जल से भरे हुए बादल छाए रहती हैं। अथवा आप यूँ कह सकते हैं कि मैं नवयुवतियों की नेत्र रूपी नीलम घाटी में श्रृंगार रस रूपी बादल बनकर छाई रहती हूँ और वह कोंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती है और जो पुनः उनकी आंखों में कटाक्ष का रूप धारण करके देखने वालों के हृदय को अत्यधिक शीतलता प्रदान करती हूँ, जितनी कि बिजली की चमक से भरे हुए बादल खूब वर्षा करके पृथ्वी को शीतलता प्रदान करती हैं। विशेष में देखिए, यहाँ पर कवि ने नवयुवतियों के कटाक्ष भरे नेत्रों के सौंदर्य का एक सजीव बिंब अंकित किया है। नवयुवतियों के नेत्रों की तुलना नीलम की घाटी से की है और नेत्रों में छाई हुई श्रृंगार भावना की तुलना बादलों से की है। कटाक्ष की तुलना युवतियों के कटाक्ष की तुलना बिजली की कोंद से की है और एक प्रकार से संपूर्ण बिंब योजना अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि काले काले नेत्र बीच में से उठे हुए और नीचे की ओर ढालू होने के कारण नीलम पर्वत की घाटी जैसे ही लगते हैं। श्रृंगार भावना का सादृश्य बादलों से ही है, क्योंकि दोनों का रंग काला होता है और दोनों रस यानी जल से भरे हुए रहते हैं। ऐसे ही बिजली की कोंद को कटाक्ष कहना भी उचित है, क्योंकि युवतियों के कटाक्षपात में भी वही चमक और दूसरों को नष्ट भ्रष्ट करने की शक्ति होती है, जिस शक्ति से बिजली कोंद करके दूसरों को चकित भी कर देती है और दूसरों के ऊपर गिरकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट भी कर देती है। अतः यहाँ नयनों की नीलम की घाटी और रस घन में परम्परित रूपक अलंकार है, कोंद में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है और संपूर्ण पद में सांग रूपक अलंकार की सुंदर व्यंजना हुई है। धन्यवाद। अपने अगले व्याख्यान में हम इसी सर्ग के कुछ और महत्वपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या करेंगे।